आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। साल 2010 में आई फिल्म पीपली लाइव का ये गाना आपको याद होगा। इस गाने में आम आदमी के रोजमर्रा के दर्द को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है, जिसमें पेट्रोल के बढ़ते दाम से लेकर खेती किसानी में आने वाली कठिनाइयों की बात है, उनका जिक्र है। लेकिन महंगाई बढ़ती है रिसेशन से। ये शब्द आपने हाल ही में तब भी सुना होगा जब अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि मौजूदा वक्त में टीवी, फ्रिज या कार जैसी महंगी चीजें खरीदने से बचें, क्योंकि रिसेशन आने वाला है। रिसेशन किसी अर्थव्यवस्था की वो स्टेट होती है जिसमें अर्थव्यवस्था घाटे में चली जाती है, कैश फ्लो कम हो जाता है और कंपनियां घाटे में आने की वजह से या तो कर्मचारियों की छटनी कर देती हैं या फिर उनकी तनख्वाहें काट लेती हैं। हिंदी में इसे ही मंदी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बाजार में मंदी है। तो क्या होती है मंदी और इसकी आहट की निशानियां क्या हैं? ये कैसे किसी फलते फूलते देश के विकास को कई साल पीछे ले जाती है और इसका असर क्या होता है? आज के ज्ञान ध्यान में बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। बात करेंगे मंदी की। मंदी यानी किसी भी चीज का लंबे समय के लिए मंद या सुस्त पड़ जाना, और जब इसको अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहा जाए तो उसे आर्थिक मंदी कहा जाता है। ब्रिटेन के एक वित्त मंत्री हैं जेरेमी हंट। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि देश मौजूदा वक्त में मंदी के दौर से गुजर रहा है। उनके इस बयान के बाद हलचल मच गई। सरकार ने कई जरूरी आर्थिक कदम भी उठाए और ये तय भी किया कि आने वाले हालात को कैसे और बुरा होने से रोका जा सकता है। आर्थिक मंदी को इस तरह से समझा जा सकता है कि जब लोगों के पास पैसे की कमी होती है तो वो अपनी जरूरत के सामान में कटौती करते हैं और उसकी वजह से पहले से बाजार में मौजूद चीजों की सेल में फर्क पड़ता है, यानी बिक्री में फर्क पड़ता है। और जब बिक्री घटती है तो जाहिर है कि कंपनी को फायदा कम होता है और उसकी वजह से कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकने लगती है। दुनिया के इतिहास में पहले आई मंदी में कई लोगों की नौकरियां चली गई थी, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पर सवाल यह है कि ये जो चक्र है ये शुरू कैसे होता है? आम जनता के पास पैसा आना कैसे कम हो जाता है? इसकी असल वजह क्या है? चलिए ये जानते हैं। तो होता यह है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ घटती है तो उसे तकनीकी रूप से मंदी का नाम दिया जाता है। इसे आसान शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था जब बढ़ने की बजाय गिरने लगे और ये लगातार कई तिमाहियों तक होती रहे, तब आर्थिक मंदी के हालात बनने लगते हैं। इस स्थिति में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है। लोगों की आमदनी कम होने लगती है, जिससे लोगों की खरीदने की क्षमता घट जाती है, इसलिए वो बचत भी कम कर पाते हैं। साथ ही शेयर बाजार में लगातार गिरावट भी दर्ज की जाती है। इसकी एक वजह तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत भी होती है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई की दर बढ़ जाती है और इससे लोगों के लिए उनकी जरूरत का सामान खरीदना मुश्किल हो जाता है और आयात के मुकाबले निर्यात में भी गिरावट होने लगती है। ट्रेड बैलेंस बिगड़ता है। ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है कि जब देश में इंपोर्ट बढ़ जाए, यानी हम बाहर से सामान ज्यादा खरीदें और एक्सपोर्ट कम हो, हम दूसरे देशों को सामान कम दें, तो इससे होता यह है कि देश का जो राजकोषीय घाटा होता है वो बढ़ जाता है और फॉरेन रिजर्व में कमी आ जाती है और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। मंदी की आहट दुनिया में फिर से सुनी जा रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। भारत में पहली मंदी 1957-58 में आई थी, जब विकास दर नेगेटिव में चला गया था। उस साल विकास दर -1.2% रहा और उसके बाद 1965-66, 72-73 और 79-80 के फाइनेंशियल सालों में मंदी आई थी। तब हालात बहुत ज्यादा खराब थे। तमाम लोगों की नौकरियां गई थीं। ऐसी भी खबरें आई थी कि कई नौकरी पेशा लोगों ने इसके बाद सुसाइड कर ली थी और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले अच्छे खासे कमाने वाले लोग छोटी छोटी दुकानें खोलने पर मजबूर हो गए थे। साल 1991 और 2008 में भी ऐसा ही हुआ था। 1991 में भारत के आर्थिक संकट में फंसने की सबसे बड़ी वजह भुगतान संकट था। इस दौरान आयात में भारी कमी आई थी, जिससे देश का व्यापार संतुलन बिगड़ चुका था। सरकार बड़े राजकोषीय घाटे पर चल रही थी। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 3 हफ्ते के आयात लायक बचा था
और अगर 2008 की बात करें तो उस वक्त जो ग्लोबल मंदी थी वो भारत में भी उसका असर पड़ा था। लेकिन ये तो हो गई भारत की बात। अब ये जानते हैं कि भारत के अलावा दूसरे देशों में यानी ग्लोबल लेवल पर ऐसा कब कब हुआ, और इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं इकोनॉमिस्ट शरद कोहली। पिछली जो मंदी देखी गई थी वो सन 2008 में अमेरिका में कंपनी थी लीमैन ब्रदर्स, उसके कोलैप्स की वजह से पूरे दुनिया में उसका रिपलिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल मार्केट्स थी वो हिल गई थी और जिसके कारण से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं नीचे को जाने लगी थी और मंदी देखी गई थी। अब जो हम मंदी देख रहे हैं आगे आने वाले समय में या अगले साल में या दुनिया भर में अभी हमें मंदी दिखाई दे रही है, ये मंदी मेरा मानना है कि उससे ज्यादा खतरनाक होगी, उससे ज्यादा गहरी होगी। और पिछली मंदी जब जब आती है हमने ये भी देखा है कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, इतिहास उठा के देखें, तो मंदी का असर कम से कम 2 साल 3 साल तक रहता है। 1.5 साल 2 साल 3 साल, ये डिपेंड करता है कि दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो देश की सरकारें हैं, वो उसको किस प्रकार उस पर एक्शन लेती हैं, किस प्रकार उसमें से बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, ये इस पर निर्भर करता है। तो इससे पिछली जो आखिरी बार मंदी देखी गई थी वो 2008 में देखी गई थी। उससे पहले अगर हम पीछे जाएं तो सन 2000 में भी मंदी के कुछ सिम्टम दिखाई दिए थे, पर 2008 वाली जो मंदी थी जिसमें प्रॉपर्टी मार्केट पूरे विश्व की कोलैप्स कर गई थी, बैंकिंग सेक्टर पर सीधा सीधा असर हुआ था, जिसके कारण दुनिया में जो कैश फ्लो है, जो मनी सप्लाई है, वो इम्पैक्ट हुई थी और मंदी देखी गई। मंदी से किसी देश को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत होती है। अगर निवेश बढ़ते हैं तो रोजगार बढ़ते हैं और रोजगार बढ़ने से लोगों के पास पैसा बढ़ता है, जिससे उनकी खरीदने की ताकत बढ़ती है। तो सरकार ऐसे कौन कौन से कदम उठाती है जिससे मंदी को कंट्रोल किया जा सकता है? शरद बता रहे हैं। देखिए, जब मंदी आती है तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसको हमें ये समझना पड़ेगा कि देश की अर्थव्यवस्था नीचे को जाने लगती है। उस देश की जीडीपी नीचे को जाने लगती है, उस देश की पर कैपिटा इनकम नीचे को जाने लगती है, उस देश में बेरोजगारी बढ़ने लगती है, उस देश का फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय सेक्टर जो है वो प्रेशर में आ जाता है, बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में आ जाता है, सरकारी खर्च पर असर पड़ता है। ये सब चीजें मंदी के सिम्टम्स होते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स हैं, मैंने कुछ एक सिम्टम्स का जिक्र किया। अब अगर इससे लड़ना है, इसमें से बाहर आना है, तो इसमें से कुछ चीजें जो किसी भी सरकार को करनी चाहिए, दुनिया के किसी भी देश में मंदी हो। पहला, ये जो सरकारी खर्च गैर जरूरी चीजों पे हो रहा है, क्योंकि ऐसे में टैक्स की कलेक्शन भी गिर जाती है, जो देश का फिस्कल बैलेंस है वो भी बिगड़ जाता है। तो रेवेन्यू, देश का रेवेन्यू, जैसे लोगों की आमदनी घटती है, लोगों की नौकरियां जाती हैं, लोगों की इनकम कम होती है, उसी प्रकार ओवरऑल देश की इनकम भी घटती है। तो जो गैर जरूरी खर्च है जो कोई भी देश करता है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही होती हैं जो कि कुछ जरूरी होती हैं, कुछ वेलफेयर के लिए होती हैं, कुछ गैर जरूरी होती हैं। तो पहले तो सरकार को उस खर्च पे नियंत्रण लगाना पड़ता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं, पहला। दूसरा, सरकार को ये करना पड़ता है कि जो टैक्स का सिस्टम है उसको सुदृढ़ करना पड़ता है कि अगर टैक्स के सिस्टम में कोई लीकेज है, मतलब टैक्स की कलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो उसको देखना होता है कि वो कहीं से टैक्स की कलेक्शन अगर कम हो रही है तो वो पूरी हो जाए। हालांकि ऐसे हालात में ये भी सच है कि सरकार टैक्सेस बढ़ा नहीं सकती है, पर जो भी टैक्सेस फिलहाल लगाए जा रहे होते हैं उन टैक्सेस के ऊपर, उसकी लीकेज के ऊपर कंट्रोल करना होता है कि टैक्सेस जितने आ रहे हैं उतने आते रहे, वरना सरकार का रेवेन्यू और नीचे गिरता है। इसके अलावा सरकारी खर्च, जो डेवलपमेंट का काम है, उसको सरकार को बढ़ाना पड़ता है। जहां तो एक बड़ी विडंबना की बात यह है कि जहां एक तरफ सरकार को गैर जरूरी चीजों से अपना खर्च कम करना पड़ता है, वहीं जो जरूरी डेवलपमेंट के काम है उनमें तेजी लानी पड़ती है। क्योंकि उनमें तेजी लाने से क्या होता है कि जब सरकारी खर्च बढ़ता है तो कैपिटल इन्फ्यूजन होता है, कैपिटल सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ती है, लोगों के हाथ में पैसा जाता है, लोगों के जेब में पैसा जाता है, उससे कंजम्पशन बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। क्योंकि आपको अगर मंदी से निकलना है तो जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हिल जाता है, जो लोगों की खरीदारी करने की क्षमता कम हो जाती है, उसको बढ़ाना होता है, उसमें से किसी तरह निकलना होता है। तो उसमें जब सरकारी खर्च होता है, जैसे सरकार का उदाहरण के तौर पे हम ले, ब्रिज बनाना है, सड़कें बनाना है, रेलवे स्टेशन बनाना है, एयरपोर्ट्स बनाना है, पोर्ट्स बनाना है, जितने भी सरकार के विकास के कार्य होते हैं उनमें तेजी लाने की जरूरत होती है। तो ये 2-3 मुख्य कदम होते हैं जो किसी भी सरकार को मंदी से निकलने के लिए लगाने पड़ते हैं। तो भाई लोगों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कल की तैयारी आज से करो, इसलिए जब भी मुमकिन हो कुछ ना कुछ बचत जरूर करें, ताकि अगर मंदी जैसे हालात आगे बने भी तो आप उनसे निपट सकें। और इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ सेविंग्स करें और साथ ही साथ सही जगह पर इन्वेस्टमेंट भी करें। तो चलिए, ये था आज का ज्ञान ध्यान, जिसके लिए जरूरी रिसर्च की थी हमारे साथी विनायक ने। कोई सुझाव हो तो radio@aajtak.com पर जरूर भेजिए। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो।
नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो।